आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास प्रयोग संबंधी निर्णय और एवं आकलन से संबंधित चर्चा करेंगे। इस सोपान का संबंध मनोक्रियात्मक पक्ष से है। मनोक्रियात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष से है, यानी बालक जो अपने क्रिया करते हैं उस पक्ष से है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्र स्वयं के आकलन के पश्चात कौन करता है? इसमें शिक्षक द्वारा पहले खुद का और फिर छात्र का आकलन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का आकलन किया जाता है कि शिक्षण से संबंधित जो अधिगम परिस्थितियां है उसका आकलन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समस्त पक्षों का आकलन करके सभी पक्षों का उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है और इसके प्रमुख पक्ष से संबंधित निर्णय है उसकी भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण, यानी कोई भी जो विषय वस्तु ली है उस विषय वस्तु का शिक्षक द्वारा तर्कों के आधार पर विभिन्न प्रकार के तर्क देते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करना। तार्किक क्रम यानी तर्कों के आधार पर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। इसमें शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण करने के लिए आकलन का कार्य किया जाता है और आकलन के आधार पर ही प्रत्येक कक्षा के छात्रों के लिए उनकी मानसिक योग्यता स्तर, मानसिक योग्यता, रुचि एवं स्तर स्तर है रुचि के अनुकूल विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है और यदि विषय वस्तु का निर्माण या प्रस्तुतिकरण से पहले उसका आकलन नहीं किया जाए तो विषय वस्तु छात्रों के लिए रुचि एवं योग्यता के अनुकूल नहीं होगा, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में उच्च नहीं होगा। यानी जो विषय वस्तु शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की जा रही है वह विषय वस्तु विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता, उनकी रुचि तथा उनके स्तर के अनुकूल प्रस्तुत की जाती है और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह विद्यार्थियों के लिए अरुचिकर हो जाता है और जब विद्यार्थियों के लिए वह विषय वस्तु उस विषय वस्तु में विद्यार्थी रुचि नहीं लेंगे तो उनका जो अधिगम स्तर है वह अधिगम स्तर उच्च नहीं हो सकेगा और यदि हम किसी भी विषय वस्तु को उनकी रुचि के आधार पर प्रस्तुत करेंगे तो उनका अधिगम स्तर उच्च होगा। तो सबसे पहले इसमें विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण। उसके बाद दूसरा आता है शिक्षण विधियों का आकलन। शिक्षण विधियों का आकलन। अब दूसरी जो बात आती है इसमें वह है शिक्षण विधियां जो कि इनको शिक्षण शास्त्रियों को सिखाई जाती है उन विधियों का आकलन। जैसे शिक्षण विद्या शिक्षा शास्त्रीय व्यवस्था का प्रमुख अंग माना गया है क्योंकि इनके माध्यम से हम उनमें एक स्किल डेवलपमेंट करते हैं जिसके आधार पर वह आगे जाके विद्यालयों में इन विधियों के आधार पर, इन शिक्षण विधियों के आधार पर विद्यार्थियों को जो है सिखाते हैं। जब एक
शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए शिक्षण विधि का निर्णय लिया जाता है तो उससे पहले वह उस शिक्षण विधि का आकलन करता है कि यदि मैं व्याख्यान विधि ले रही हूँ या फिर अन्य कोई जैसे प्रदर्शन विधि ले रही हूँ, व्याख्यान है, प्रदर्शन है, ये इस प्रकार की यदि विधि ले रही हूँ तो इस विधि का आकलन कैसे करूँगी कि यदि यह विधि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, उनकी योग्यता के अनुकूल है तो जो है विद्यार्थियों का अधिगम जो स्तर है वह उस अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। किससे? हमारे द्वारा ली गई या शिक्षण शास्त्रियों द्वारा ली गई शिक्षण विधियों के आधार पर। और यदि इस प्रकार की विधि का चयन करते हैं जो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुकूल नहीं है तो उनका जो विद्यार्थियों का जो स्तर है वह उच्च नहीं होगा। तो यानी शिक्षण विधियों का आकलन के अंतर्गत शिक्षण शास्त्रियों द्वारा सबसे पहले उस विधि का आकलन किया जाता है कि मैं जो विधि ले रही हूँ वह उस विधि के द्वारा विद्यार्थी कितना सीख पाते हैं तथा कितना ग्रहण कर पाते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सूत्रों का तीसरा आता है शिक्षण सूत्रों का आकलन। अब जो शिक्षक द्वारा शिक्षण से संबंधित जो सूत्र काम में लिए जाते हैं उन शिक्षण सूत्रों का आकलन करने का प्रयोग किया जाना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है। जैसे यह होता है कि शिक्षक द्वारा जब शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को सरल से कठिन की ओर ले जाता है, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात। यानी शिक्षक जो है सरल विद्यार्थियों को पहले उन बातों को बताएगा जो वो पहले से जानते हैं या पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद वह जो बालक या जो विद्यार्थी जिन बातों से अवगत नहीं है उन बातों को बताएंगे। तो ये सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए तो इन सूत्रों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये शिक्षण सूत्र क्योंकि ये सभी शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि बालकों की स्थिति, उनके स्तर, उनके आयु के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है तथा इनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। क्योंकि इसमें बालक या शिक्षक द्वारा पहले विद्यार्थी जिन चीजों से अवगत है उन चीजों से अवगत कराया जाता है। उसके बाद उनको उन कठिन विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद चौथा आता है शिक्षण सिद्धांतों का आकलन। शिक्षण सिद्धांतों का आकलन। अब इसके अंतर्गत जो शिक्षण से संबंधित जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का आकलन किया जाता है कि शिक्षक का यह प्रयास होता है कि अधिगम प्रक्रिया में छात्र शारीरिक और मानसिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहे तथा करके सीखने का प्रयास करे। करके सीखने का प्रयास करें।
विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील कब रहेंगे? जब बालक किसी भी कार्य को करके सीखेंगे। तो यानी शिक्षण सिद्धांतों के आकलन के अंतर्गत इसमें विद्यार्थियों द्वारा करके सीखने का प्रयास किया जाता है, इससे कि विद्यार्थी जो है वह क्रियाशील एवं करके सीखने के सिद्धांत का आकलन पहले से ही करते हैं या किया जा चुका है। क्योंकि कई शिक्षण शास्त्रियों का यह मानना है कि बालक जितना मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उतना ही वह जब किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करके सीखता है तो उस ज्ञान को स्थायी रूप से तथा जल्दी ग्रहण करता है। क्योंकि स्थायी रूप से इसलिए करता है कि वह उस कार्य को स्वयं खुद कर रहा है। अब जब वह स्वयं उस कार्य को करेगा तो विद्यार्थी क्रियाशील रहेगा तथा करके सीखने का आकलन इसमें किया जाता है। अब जब बालक किसी भी कार्य को करके सीखेंगे तो उनमें जो उनकी अधिगम स्थिति है वह अधिगम स्थिति स्थायी रूप में तथा लंबे समय तक होती है। इसका प्रभाव यह होता है कि बालकों का जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वह स्थायी रूप में होता है इनमें। उसके बाद आता है शिक्षण युक्तियों का आकलन। शिक्षण युक्तियों का आकलन। अब इसमें प्रत्येक शिक्षक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। युक्तियां यानी शिक्षक द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक। प्रत्येक शिक्षक तकनीकी के प्रयोग से पूर्व उसके व्यापक प्रभाव एवं उपयोगिता का आकलन किया जाता है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम किसी तकनीक या तरीके का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? आकलन करते हैं ये जो मैं तकनीक या जो युक्ति ले रहा हूँ यह सफल होगी या नहीं। अब वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो जो प्रश्न तकनीक है वह प्रश्न तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक व्यापक रूप से किया जा सकता है, क्योंकि आकलन के पश्चात यह पाया गया है कि इस तकनीकी के प्रयोग से छात्र तथा शिक्षक एक दूसरे के भावों एवं विचारों को सरलता से समझ सकते हैं और एक दूसरे के समीप होते हैं। और समीप होने के साथ साथ जब हम प्रश्न तकनीकी इसका प्रयोग करता है शिक्षक, तो विद्यार्थी जो है उनका जो अधिगम स्तर है वह उच्च तथा स्थायी होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षक जो है कौन सी युक्ति कौन से तरीके को काम में लेता है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वह है शिक्षण अधिगम सामग्री का आकलन। शिक्षण अधिगम सामग्री का आकलन। अब इसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित जो सामग्री है उस सामग्री का आकलन करने के पश्चात ही यह निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकरण में कौन सी अधिगम सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। इसके प्रयोग से पूर्व आकलन करके ही पहले से आकलन करके ही यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक में प्रभावपूर्ण एवं
कम व्यय पर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करने की योग्यता है या उसमें नहीं है। इस प्रकार से प्रभावी रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके अनेक प्रकार के तथ्यों का आकलन किया जा सकता है। इससे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रभावपूर्ण उपयोग हो सकता है कि शिक्षक द्वारा कौन सी अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है, वह इस सामग्री का उपयोग करने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है। उसके बाद है शिक्षण कौशलों का आकलन। शिक्षण कौशलों का आकलन। अब इसके आधार पर शिक्षक द्वारा विविध प्रकार के शिक्षण कौशलों का उपयोगिता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। इन कौशलों के प्रयोग से पूर्व शिक्षक आकलन का सहारा लेता है कि मैं जो ये कौशल ले रहा हूँ, यह कौशल किस स्तर पर उसको कौन से शिक्षण जो कौशल का प्रयोग करना है, जैसे व्याख्यान कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, दृष्टांत कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, लेखन कौशल है और प्रश्न कौशल है आदि सभी कौशलों के प्रयोग से पूर्व आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कि चाहे मैं श्यामपट्ट कौशल लूँ, व्याख्यान कौशल लूँ, पुनर्वलन कौशल लूँ, ये जो कौशल है उनका आकलन करके फिर ये तय किया जाता है कि यह कौशल कहाँ तक विद्यार्थियों का अधिगम स्तर उच्च करने में सहयोगी हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट आता है इसका नेक्स्ट जो आता है वह है संप्रेषण प्रक्रिया का आकलन। संप्रेषण प्रक्रिया का आकलन। अब इसमें संप्रेषण प्रक्रिया का आकलन के पश्चात उपयोगी माना जाता है। जैसे कक्ष में हिंदी विषय के छात्र शिक्षक की संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है, जिससे हिंदी में छात्रों का परिणाम अच्छा रहता है, जबकि गणित विषय में छात्रों के संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी नहीं मानी जाती है, क्योंकि गणित शिक्षक द्वारा समय समय पर संप्रेषण की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी रूप प्रदान करने के लिए आकलन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि हमारा कन्वर्सेशन या संप्रेषण सही होगा तो विद्यार्थी उस बात को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि हिंदी विषय का इसने उदाहरण लिया है, तो हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जो सभी के स्तर के आधार पर होता है और जिसमें सब रुचि लेते हैं। इसलिए कहा है कि हिंदी विषय में छात्रों का परिणाम अच्छा नहीं रहता है, जबकि गणित विषय में छात्रों का परिणाम अच्छा रहता है। तो यानी जिस प्रकार से हमारा संप्रेषण सही होगा, उसी प्रकार से विद्यार्थियों की जो अधिगम स्तर है वह अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी होता है। अब हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में मनोक्रियात्मक पक्षों के सभी तथ्यों को समझने और उनके प्रभावी प्रयोग को संपन्न करने में आकलन का प्रयोग किया जाता है। और जब हम इस आकलन का प्रयोग करते हैं तो आकलन का प्रयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कर सकते हैं। जब तक आकलन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तथ्य का से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यानी हम जो आशा करते हैं विद्यार्थियों से तथा शिक्षकों से तब तक आकलन नहीं करेंगे तब तक हम उन वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः
अंतिम एवं प्रभावी निर्णय के लिए आकलन आवश्यक माना जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें उसका आकलन तथा मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसे विद्यालय में या महाविद्यालय में ले लो, विद्यार्थियों का हम आकलन मूल्यांकन के माध्यम से, उनकी परीक्षा के माध्यम से, उनके टेस्ट के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार निर्णय की इस प्रक्रिया में आकलन का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास प्रयोग संबंधी निर्णय एवं आकलन की प्रक्रिया को समझाइए। वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।